नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जा सकते हैं। 30 मई को पुंछ जा सकते हैं गृह मंत्री। सूचना सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का यह पहला पुंछ दौरा रहने वाला है। पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं, इसकी भी आशंका है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं। 30 मई को बताया जा रहा है कि पुंछ का दौरा वो कर सकते हैं। और अहम बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा अमित शाह का होगा, जब वो जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे। पीड़ितों से, जो पीड़ित के परिवार हैं, उनसे भी मुलाकात करने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कायराना हरकत को पाकिस्तानी पोषित आतंकियों ने अंजाम दिया, उसके बाद से वहां पर पर्यटन भी लगातार घटता हुआ नजर आया था। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर हालात जो है वो सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर पहुंचना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है। और उस समय भी जब उस कायराना और आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, तब भी सबसे पहले अमित शाह ही वहां पर पहुंचे थे। बेस्टर्न घाटी में वो गए थे, हालातों का जायजा उनकी ओर से तब भी लिया गया था। और जब भारत की ओर से बदला ले लिया गया है 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद, जिस तरीके से भारत का डेलीगेशन जो है वो विश्व भर में ये गाथा जो है सुनाता हुआ नजर आ रहा है। उस बीच गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, पुंछ में जब हालातों का वो जायजा लेंगे, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, जैसे कि बताया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का यह पहला पुंछ दौरा जो है वो रहने वाला है, जहां पर पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए, पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है। भारत का जो डेलीगेशन है वो भी जो है विश्व दौरे पर है, जहां पर ये गाथा उनकी ओर सुनाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की विश्व भर में चर्चा हो रही है। और इस बीच बीएसएफ की ओर से एक नई मुहिम देखने को मिल रही है, जहां 2 चौकियों का नाम जो है बलिदानियों के ऊपर रखा जाएगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा। बीएसएफ ने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को ठोका। भारत पाकिस्तान में ड्रोन युद्ध की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, बीएसएफ की जुबान। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा समय में तनाव चल रहा है। हालिया अभी संघर्ष विराम हुआ। दोनों ही देश हर तरह के एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आता नजर आ रहा। हाल ही में एक बार फिर से रात के वक्त सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के दौरान पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र से एक बड़े समूह की घुसपैठ की आशंका थी, जिसके बाद बीएसएफ ने सांबा क्षेत्र में इम्पिटेटिव स्ट्राइक्स की, जिससे दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में जब एक बार फिर से नापाक हरकतें नजर आई, तो सीमा सुरक्षा बल छाती चौड़ी कर उन दुश्मनों के सामने था और उन्हें नेस्तनाबूद कर रहा था। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि कैसे जवानों ने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा और किस तरह पाकिस्तान की चौकियों को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया। इस दरमियान बीएसएफ आईजी जम्मू शशांक आनंद ने बताया कि उन्हें आतंकवादियों के अपने लॉन्च पैड्स और शिविरों में लौटने के साथ एलओसी और आईबी पर संभावित घुसपैठ के बारे में कई बार इनपुट मिले। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के लिए कहा। देखिए, जो हमारी कश्मीर और जम्मू के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल है और जम्मू के इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी प्रकार के इनपुट्स इन दोनों ही इलाकों से
हमें लगातार मिलते रहते हैं, जो पास्ट में भी हमने देखा है। पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई उस समय के इनपुट्स को भी हमने का भी आकलन किया है। तो यात्रा में अभी कुछ समय है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए, हिस्सा लें और दर्शन करें। तो ऐसे में हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चौकसी को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इनपुट हमारे पास स्पष्ट तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने आतंकवादी घुसपैठ के लिए कब आएंगे, परंतु लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जहाँ पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहाँ से वो कोशिश करेंगे। तो चाहे एलओसी हो चाहे आईबी हो, हमें सुरक्षा बलों को सभी इलाकों में हर प्रकार चौकस रहना। सेना जानती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने देगी, लिहाजा वक्त रहते सीमा रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठ के प्रयासों को एक बार फिर से सेना ने विफल किया है। बीएसएफ ने एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार भारतीय सेना अपडेट दे रही है। अब बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाई है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी इलाके के अंदर आतंकी ठिकानों पर भारत के टारगेटेड हमले और गोलीबारी के बीच पाकिस्तानी रेंजर्स को भागते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से पाकिस्तान के 2.2 किलोमीटर अंदर मौजूद 3 आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमले और सीमा पार आतंकवादी सेना की चौकियों को तबाह करते हुए दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा बीएसएफ की जुबानी सुनिए। 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है। जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा
सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही। और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक शशांक आनंद को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि कैसे घातक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में दुश्मन की चौकियों को भारत ने तबाह किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया गया। कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी आगे की चौकियों से पीछे खदेड़ दिए गए और कैसे चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए पाकिस्तानी रेंजर्स। 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं, उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गाँव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया। और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है, तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के, और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी हमलों का ब्यौरा और भारतीय सेना के शौर्य की गाथा ये जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान कितना धूर्त है और उसकी नापाक चाल को भारतीय सेना हर बार मुंह तोड़ जवाब देती है, उसे धूल चटाती है, लेकिन फिर भी नापाक है कि मानता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ आने वाले दिनों में आतंक और हमले की चुनौतियों को लेकर भी लगातार अलर्ट मोड में है। जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के महानिरीक्षक शशांक आनंद का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते और पाकिस्तान एतबार के काबिल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। चलिए बात करेंगे बिहार की, क्योंकि सब पूछ रहे हैं कि बिहार में काबा, बिहार में इन दिनों यादव परिवार बा और परिवार में बवाल बा। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों तेज प्रताप यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। लालू यादव ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर एक बार वो अपना नया संगठन बनाते हुए नजर आएंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों लालू यादव का परिवार सुर्खियों में बना हुआ है। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके अलावा गैर जिम्मेदाराना आचरण और पारिवारिक मूल्यों से हटने का हवाला देते हुए उनसे नाता तोड़ने का फैसला लिया है। तेज प्रताप यादव ने अपने रिश्तों को लेकर 2 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दोनों बार डिलीट कर दिया। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपना अकाउंट हैक होने की बात बताई।
वही इसके बाद पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने एक पोस्ट जारी कर तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया। ऐसे में सवाल यह भी है कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों देश भर में सुर्खियों में है। उनकी लव स्टोरी ने बिहार में हलचल मचा दिया है। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। वे अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं या फिर एनडीए के साथ जा सकते। इससे पहले भी उन्होंने आरजेडी से नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने कई संगठन बनाए थे। बता दें कि तेज प्रताप यादव इससे पहले जब आरजेडी और लालू यादव से नाराज हुए थे, उन्होंने कई संगठन बनाए थे, जिसमें यदुवंशी सेना और तेज सेना, धर्म समर्थक सेवक संघ, लालू राबड़ी मोर्चा, छात्र जनशक्ति परिषद जैसे जो संगठन थे वो बनाए गए थे। ये सभी संगठन उन्होंने तब बनाए थे जब वे स्वयं पार्टी और परिवार से नाराज हुए थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इस बार पार्टी और परिवार ने उनको नजरअंदाज किया। हालांकि इस बार लगता नहीं है कि वे अपना संगठन बनाएंगे, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच पार्टी के नेतृत्व को लेकर झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। हालांकि लालू यादव हमेशा से ही तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आए हैं। तो वहीं तेज प्रताप यादव के करीबियों की माने तो वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करने वाले। वे पार्टी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो वही चुनाव को देखते हुए लालू यादव उनका सस्पेंशन रद्द भी कर सकते हैं। लालू यादव जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ प्रतिशत वोट भी इधर उधर होते हैं तो सीटों का पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या तेज प्रताप यादव किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे। तो आपको ये भी बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में तेज प्रताप यादव कुछ दिन इंतजार करेंगे। अगर उन्हें चुनाव से पहले तक कुछ होता नजर नहीं आता तो वे जेडीयू या बीजेपी में से किसी एक का दामन थाम सकते हैं। तेज प्रताप यादव 2 बार विधायक रहे हैं, जिसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे। ऐसे में वे वर्तमान परिस्थितियों के लिहाज से जेडीयू के साथ आ सकते हैं। जेडीयू की सेक्युलर छवि और नीतीश कुमार का नेतृत्व तो उन्हें भा सकता है। हालांकि ये खबर यह भी है कि बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। इस पर बिहार के राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना है कि रेलवे भर्ती स्कैम समेत कई मामलों में उनके खिलाफ जाँच करने के चलते पार्टी इस मामले में ज्यादा रुचि नहीं दिखाएगी। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। ऐसे में कुछ भी कभी भी हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला तेज प्रताप यादव के एक पोस्ट से शुरू हुआ। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हमेशा ही अपनी अप्रत्याशित और विवादास्पद हरकतों की वजह से चर्चाओं में रहे हैं। तेज प्रताप यादव की हरकतों में कई बार पार्टी को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। वही 24 मई 2025 को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए 12 साल पुराने प्रेम संबंध का खुलासा किया। सामान्य तौर पर कोई भी शख्स जिसका उनकी पत्नी अपनी पत्नी के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा हो, वो ये सब नहीं करता। दरअसल तेज प्रताप पहले से ही विवाहित हैं और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा। जाहिर है बवाल तो होना ही था। इस पोस्ट के बाद तेज प्रताप यादव ने दावा यह भी किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन इस सफाई से डैमेज कंट्रोल नहीं हो सका। लालू परिवार के अंदर उनके वर्चस्व को लेकर बहुत उठापटक चलती रही है। तेजस्वी को जब से आरजेडी की कमान मिल गई है, तब से परिवार में अंतर कलह कुछ ज्यादा ही है। क्या तेज प्रताप की बर्खास्ती के पीछे परिवार में उत्तराधिकारी का संघर्ष भी एक तरह का कारण है? और अगर ऐसा है तो तेज प्रताप यादव, जो कि बहुत शांत और सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं, वो अपना अगला कदम क्या उठाएंगे, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, RN TV।